सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आज जो 69,000 वैकेंसी का शासनादेश आया था, गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, उसमें जो ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑर्डर आया था उसमें साफ साफ उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने लिख दिया था कि विज्ञापन जारी होने की डेट लिखित परीक्षा की, तब तक बैलेट होंगे। वो गलत था, इसलिए क्या हुआ, बाद में उन्होंने उसको करेक्शन किया और बिल्कुल सही किया। देखो आज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ, तो उसमें जो ऑर्डर आया उसमें उन्होंने गलती कर दी। पहले में उसमें उन्होंने क्या लिख दिया कि लिखित परीक्षा का विज्ञापन जारी होने से पहले सारी हदायतें रखे हो, ठीक है। तो विज्ञापन होने तक, जारी दिनांक तक, तो वो तो 5 तारीख हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बिट से 2015 बैच बाहर हो रहा और ऊपर से टेट के सारे बाहर हो रहे, समझ रहे हो ना। तो 2018, तो एक्चुअली उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं क्लियर, बाद में लड़कों ने उसमें संशोधन करवाया, तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक था, तो बाद में उसको बिल्कुल करेक्ट किया गया। मैं आप लोगों को बताऊं, जो संशोधित शासनादेश आया है उसका सीधा सीधा मतलब ये है, उसमें उन्होंने कहीं कॉलम तो रखा नहीं है कि अर्हता तिथि यही है। तो इस संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आ चुका है। मानवेंद्र प्रताप सिंह की जो केस लगा था, मानवेंद्र प्रताप सिंह का 326 SS नंबर, पिटीशन नंबर था उसका 326 SS, उसमें साफ साफ मेंशन था, अगर किसी शासनादेश में भर्ती का मतलब अंतिम डेट डिसाइड नहीं है, तो उस भर्ती के प्रोसेस में जो अंतिम तिथि होती है फॉर्म भरने की, वही उसकी अर्हता तिथि होती है। तो लिखित परीक्षा की आपकी अंतिम डेट कौन सी थी? 22 दिसंबर 2018। तो मैं आप लोगों से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, 22 दिसंबर 2018 के बाद के सभी अभ्यर्थी इनवैलिड हैं तथा 22 दिसंबर 2018 से पहले वाले सभी कैंडिडेट्स वैलिड हैं। बीटीसी बैच 2015 पूरी तरह से इसमें भीतर है। इसमें आप लोग जिन्होंने टेट पास किया है 22 दिसंबर 2018 तक, वो सारे सब वैलिड हैं। इसलिए आप लोग केवल एक लाइन याद करो, क्योंकि आप लोगों को कोर्ट रूल्स और ये सारे पता नहीं होते, हमें पता है, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। 22 दिसंबर 2018 तक इसका कट ऑफ, मतलब कट ऑफ डेट कितनी है आपकी? 22 दिसंबर 2018, मतलब आपकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 22 दिसंबर 2018 रहने वाली है। तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। 2015 पूरा बैच बीटीसी का अंदर है, इसमें आप लोगों को चंदा चोर गुमराह करेंगे, सब लोग गुमराह करेंगे, आप लोग उनकी बातों में आइए नहीं, समझ रहे हो। तो ये स्पष्ट है और ये उसमें क्लियर कर दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि जिसमें माननीय हाईकोर्ट का सीधा सीधा ये आदेश है कि जिस किसी भी शासनादेश में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की जाती, तो उस भर्ती में जो अंतिम डेट होती है फाइनल सबमिट करने की, वही उसकी अंतिम अर्हता तिथि होती है। तो आपकी जो अंतिम अर्हता तिथि है वो 22 दिसंबर 2018 है। 22 दिसंबर 2018 तक समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर चुके, समस्त योग्यताएं पूर्ण कर चुके अभ्यर्थी इस भर्ती में वैलिड रहेंगे। 22 दिसंबर 2018 के बाद सभी अभ्यर्थी इनवैलिड हैं जिनकी योग्यताएं इसमें जो जरूरी थी वो 22 दिसंबर 2018 के बाद पूरी हुई हैं। इसमें कई बीटीसी के 4th सेमेस्टर के फेल कैंडिडेट्स, बीएड एपरिंग के कैंडिडेट्स, वो सब इसमें आउट हैं, उनको कोई नहीं भीतर कर रहा। कई लोगों ने अपना अंदाजा लगा दिया, यार इसमें अर्हता डेट नहीं मेंशन करी है, इसमें बीटीसी का लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के फेल लोग भी आ जाएंगे और बीएड भी आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आ पाएगा। लिखित परीक्षा का फॉर्म भरने का अंतिम डेट था 22 दिसंबर 2018, तो 22 दिसंबर 2018 ही इसकी मतलब डेट रहेगी फाइनल। 22 दिसंबर 2018 से पहले जो योग्यताएं रखते सारी वो सब वैलिड हैं, 22 दिसंबर 2018 के बाद के सब इनवैलिड हैं। इसलिए पहली टेंशन तो आप लोगों की ये दूर कर दी हमने। बीटीसी 4th सेमेस्टर में फेल हो गए भर्ती और बीएड एपरिंग के कैंडिडेट से ये कहना चाहूँगा, यार तुम लोग गुमराह कर रहे हो, लोगों को फालतू अफवाह फैला रहे हो। जो आपको पता है माननीय हाईकोर्ट इस संदर्भ में आदेश दे चुके हैं पहले ही, जिस विज्ञापन में कट ऑफ डेट मेंशन नहीं होती तो उसमें फॉर्म भरने की अंतिम डेट को ही कट ऑफ डेट माना जाता है। इन्होंने इसमें कॉलम हटा दिया है, इसलिए इस भर्ती की अंतिम डेट जो रहेगी वो 22 दिसंबर 2018 रहेगी। 22 दिसंबर 2018 तक जो सारी अर्हताएं पूरी करते होंगे उनको इसमें नियुक्ति पत्र लेने से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। इसलिए फालतू के र्यूमर से, अफवाहों से आप लोग बचते रहें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, 16,448 वैकेंसी हुई थी। 16,448 वैकेंसी में 2013 बीटीसी बैच वालों का रिजल्ट आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अपने गलत नंबर फिल कर दिए, है ना।
फिर उसके बाद जब उन्होंने फाइनल अपना मतलब एप्लीकेशन सबमिट करा तो उसमें उन्होंने बिल्कुल करेक्शन करके सही नंबर भर दिए। फिर क्या हुआ, जब वो तो काउंसलिंग करा सकते थे अगर इस संदर्भ में ऑर्डर नहीं होता। इस संदर्भ में अगर ऑर्डर नहीं होता तो 16,448 भर्ती में बीटीसी 2013 बैच शामिल होता। तो आप लोगों को स्पष्ट पता है, मानवेंद्र प्रताप सिंह के 326 SS ऑर्डर के चक्कर में ही कोई भी 2013 बैच का बीटीसी कैंडिडेट 16,448 भर्ती में नहीं आ पाया। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने मानवेंद्र प्रताप सिंह के पिटीशन नंबर 326 SS में एक मतलब ऑर्डर दिया और उन्होंने कह दिया, अगर गवर्नमेंट किसी भी वैकेंसी में कट ऑफ डेट मेंशन नहीं करती है तो उस भर्ती में अंतिम तिथि तक भरे गए आवेदन को ही अंतिम तिथि कट ऑफ डेट माना जाए। तो आपकी इसमें जो कट ऑफ डेट हुई 22 दिसंबर 2018 के बाद योग्यताएं पूरी करने वाले लोग इसमें इनवैलिड हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये जो बीटीसी के 4th सेमेस्टर के फेल कैंडिडेट्स हैं, बीएड एपियरिंग वाले हैं, ये खुश होना भूल जाएं। आप लोग अगले भर्ती की तैयारी करो। समझ रहे हो? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने के मैटर में और बोलूँगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वो कोई ह्यूमन नहीं करेगा। वो सारा अलॉटमेंट आपका मालूम कौन करेगा? वो सारा अलॉटमेंट करेगा आपका सॉफ्टवेयर। एक्चुअली क्या होगा, प्रोसेस शुरू हो गया है फॉर्म लेने का। आप लोगों से सारे फॉर्म भरवाए जाएंगे, आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। जब आपका सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसको सॉफ्टवेयर कैटेगरी वाइज, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड, ओबीसी में, एससी में, कैटेगरी, सारी कैटेगरी में फिल्टर करेगा। जब उसको फिल्टर कर देगा सारे डाटा को, तो वहाँ से एक निकल के आएगा फाइनल कट ऑफ, स्टेट मेरिट निकल के आएगा। तो जब स्टेट मेरिट निकल के आएगा उसके बाद आप लोगों को सीधी ये बात जान लेनी चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेगा। जब वहाँ पे सारा डाटा फीड हो जाएगा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की सारी सीट्स फीड कर दी जाएंगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें हैं। तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस है वो कैसे भरनी है उस संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये सब आप ये समझ लो, अगर आप स्टेट मेरिट के कट ऑफ में फंस जाते हो, जो कट ऑफ क्लियर हो जाता है कि ओबीसी का इतना रहा है, जनरल का इतना रहा है, एससी का इतना रहा है, अगर उस कट ऑफ में आप आ रहे हो तो आपको कोई ना कोई जिला मिलेगा ज़रूर। आपको 100% जिला अलॉटमेंट होगा अगर आप कट ऑफ डेट में अंदर आ रहे हो। मतलब जो स्टेट मेरिट में जो कट ऑफ बनेगा, अगर आप उसमें क्लिक कर रहे हो तो आपको जिला तो जरूर मिलेगा पक्का। फिर क्या होगा, उसमें जो सीट अलॉटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल का डाटा फीड, ओबीसी का फीड, शेड्यूल कास्ट का फीड, सबका फीड हो गया। फिर आपकी उसमें प्रेफरेंसेस को बेस बनाया जाएगा। प्रेफरेंसेस देखी जाएंगी, कट ऑफ देखा जाएगा और फिर कैटेगरी देखी जाएंगी। तो उसमें प्रेफरेंसेस में क्या हुआ, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 200 सीट्स हैं, उन 200 सीट्स में केवल 150 लोगों ने फर्स्ट वरीयता दी। मतलब पूरे यूपी में जो आप सीटों पर दावेदारी जता रहे हो, केवल 150 लोग आए और उन्होंने ये कह दिया कि हमें ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे चाहिए। तो आप लोग ये समझ सकते हो, किसी जिले में 200 सीटें हैं और उस जिले को केवल 150 लोगों ने अपनी प्रेफरेंस में पहले नंबर पे भरा। तो अगर किसी का कट ऑफ आप ये समझ लो बहुत कम होगा ना, उसको भी वो जिला अलॉट हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, फिर उसको भी वो जिला अलॉट हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या रहता है, कई लोगों का मन होता है कि हम अपने मनचाहे डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करें। तो आप लोग बिल्कुल हेडेक हटा दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आपको जो जिला लगता हो सबसे अच्छा उनको आप पहले भर दीजिए और थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लीजिए कहाँ का मतलब कैसा सिस्टम रहेगा, किसको क्या होगा। अगर आप अपने पास के डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं तो आप अपनी मेरिट के हिसाब से ही डिस्ट्रिक्ट को भरने का काम करें। उसमें ये नहीं है कि मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो आपका 100% है। अगर आप स्टेट मेरिट के कट ऑफ में आ रहे हो तो 75 जिले भरना कंपलसरी है। आपको 75 में जिला मिल जरूर जाएगा कोई ना कोई सा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका कैटेगरी देखेगा, आपका कट ऑफ देखेगा और ये देखेगा नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस इस डिस्ट्रिक्ट की कितनी है। फिर जब वो नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस उस डिस्ट्रिक्ट की देख लेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में सीटें कैटेगरी वाइज देख लेगा, उसका कट ऑफ देख लेगा, तुरंत क्लिक कर देगा। तो फिर जो आपको सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेगा। समझ रहे हो? तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और सरकार की मंशा स्पष्ट ये है कि सरकार आपको नौकरी देने जा रही है।
लॉकडाउन में सरकार नौकरी देने जा रही है, और पता है सरकार आपको ये नौकरी देना चाहती थी। अब एक नया उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, कोरोना वायरस चल रहा है, अब नई वैकेंसी नहीं आने वाली। अभी 6-7 महीने तक कोई न्यू वैकेंसी यूपी में नहीं आने वाली। आपकी ये जो वैकेंसी पुरानी थी, इसलिए माननीय हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर आ गया, तो ये भर्ती पूरी होने जा रही है। अब आप लोग ये समझ लो, लॉकडाउन के टाइम भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल माननीय मुख्यमंत्री साहब ने निकाल दिया और आप लोगों से कह दिया कि जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए तो आप 3 जून से लेके 6 जून तक आइए, आप उसमें ऑफलाइन प्रतिभाग करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए। डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद आप उसमें चॉइसेस 4-5 चॉइस मैक्सिमम मानी जाती है, 3 तो सबसे पहले हैंडीकैप्ड को चॉइस दी जाएगी भरने को, उसके बाद गर्ल्स को दी जाएगी और फिर उसके बाद बॉयज़ को मिलेगा। रोस्टर सिस्टम इसमें ख़त्म है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को मतलब अच्छी मेरिट वालों को मतलब रूरल दिया जाए, रूरल मतलब ब्लॉक दिया जाए डिस्ट्रिक्ट में, और हाई को, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको चॉइस मिलेगा वो मिलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स बैलेंस चल रहे हैं, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रूरल ब्लॉक और ये सब इसका कोई वो मतलब नहीं है। तो आप लोग एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, आप लोगों को सरकार बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे। और दूसरी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई स्टे नहीं होने आ रही है आपकी, कोई नहीं रोक सकता आपको, आपकी नौकरी कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को क्यों बाहर किया था, आप लोग दिमाग लगाओ। शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसलिए बाहर किया कि वो क्वालिटी को सिलेक्ट करना चाहते थे। किसको सिलेक्ट करना चाहते थे? क्वालिटी को। तो उन्होंने शिक्षा मित्रों से कहा आप कहाँ से आइए, उन्होंने शिक्षा मित्रों से कह दिया आप ओपन आइए, मतलब आप कंपटीशन करके आइए तो हम आपको लेंगे, और आपको ये ज़रूर है आपने इतनी साल सेवाएं दी हैं तो आपको हम बैटेज दे सकते हैं। तो शिक्षा मित्रों को 2.5 मार्क्स का पर ईयर बैटेज है और मैक्सिमम 25 का है, आप लोगों को पता ही है। और जहाँ तक मेरा स्टैटिस्टिक्स कहता है कि आप लोग समझते होंगे अच्छे से डिस्ट्रिक्ट कैसे भरना है, और ये डिस्ट्रिक्ट भरने का कोई हेडक ज़्यादा नहीं है। सरकार ने 75 इसलिए बोल दिया सबको भरने को, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो स्टेट मेरिट का कट ऑफ आ जाए, उसमें अगर हर कैंडिडेट ने 75 डिस्ट्रिक्ट भरे होंगे तो उसका 100% सिलेक्शन श्योर हो सके, जो 69,000 वैकेंसी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ में क्लिक कर देगा उसको। तो पहली बात तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दो कि आपको जिला कोई ह्यूमन मतलब अलॉट करेगा, कोई नहीं करेगा। सारा कुछ ऑनलाइन है, सारा कुछ कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर और वो सब कैटेगरी वाइज देगा। कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ओबीसी कैटेगरी के कि सर अगर मेरा अनारक्षित में हो जाता है, तो अनारक्षित में होता है, मेरी मेरिट कम है, लास्ट में होता है, तो मुझको जिला किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? देखो कंप्यूटर ने अगर आपका सिलेक्शन अनारक्षित में कर दिया और उसमें डाटा फीड आपका फिर अनारक्षित में रहेगा, तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो अनारक्षित के अकॉर्डिंग ही होगा, और आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा वो अनारक्षित के अकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ज़रूर है, इसमें फ़ायदा ओबीसी एससी के उन कैंडिडेट्स को है जिनका अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। एक्चुअली अनारक्षित में लास्ट में रहने वाले ओबीसी एससी कैंडिडेट्स को दूर के ज़िले मिल सकते हैं, और ओबीसी एससी में टॉप करने वाले लोगों को पास के ज़िले मिल सकते हैं, जबकि उनकी मेरिट अनारक्षित में टॉप करने वाले ओबीसी एससी कैंडिडेट से कम होगी। तो आप ये इतना समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज होगा। और आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अब तो सारे मैटर ही खत्म हो गए। आप लोगों को सरकार के पास क्वालिटी है बहुत सारी, सरकार के पास इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष बड़ा मजबूत है। ये जो लड़के खेल के नियम बता रहे हैं ना, ये खेल के नियम खो में बदल गए हैं, अब इनका कुछ नहीं होता। अब सारी बात होती है क्वालिटी की। अच्छा, जब आपको 60-65 वाले मिल रहे हैं तो आप 40-45 वालों को क्यों देंगे नौकरी? आप मुझे ये बताइए। तो कोई भर्ती बेस्टे नहीं होने आ रही है। जो लोग 20 तारीख की टेंशन में है कि 20 मई को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें, और कोई स्टे नहीं होने जा रहा है। आपके सपने साकार कर दिए। मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा जब होती है ना, जब वो ठान लेते हैं कि हमें आपको ज्वाइनिंग देनी है तो आपको देनी है। और देखो, आप लोग चंदा चोरों से भी सावधान रहिए प्लीज़। आप लोगों का पक्ष सरकार बड़ी मजबूती से रख रही है। हमें तो ये लगता है आप लोग गुमराह करने वाले, जो लोग गुमराह करते हैं ना, जिनको ना केसेस की नॉलेज है, जिनको ना क्राइटेरिया की नॉलेज है, ऐसे लोगों की बात पे आप बिलीव करते हो। आप लोग, पता है, सर्विस मैटर सारे सरकार के फेवर में ही होते हैं, किसी भी कोर्ट में हो, ठीक है, क्योंकि
सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके डिपार्टमेंट में या उसमें कमज़ोर लोग सिलेक्ट होकर आएँ। वो यही चाहते हैं कि हमेशा क्वालिटी लोग सिलेक्ट होकर आएँ। तो आप लोग समझदार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदार बने रहेंगे। ये डोमिसाइल इसलिए देखा जाता है कि उससे पता चलता है आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नहीं हो। अब यहाँ पे स्टेट मेरिट बन रही है, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, जिस जिले से आप बीडीसी करते थे वहीं आपको जिला भरने को मिलता था, वहीं आप काउंसलिंग करा सकते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नया हो चाहे पुराना हो बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन रूल ये कहता है सामान्य निवास मतलब डोमिसाइल 5 साल से पुराना ना हो, 3 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट ना हो। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें एक होता है आवेदन क्रमांक। आवेदन क्रमांक मतलब होता है आपने डोमिसाइल बनवाने के लिए आवेदन किया, उसका नंबर, जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है उसका भरेंगे उसमें। कास्ट और डोमिसाइल कब तक मान्य होगा, पुराना भी चलेगा नया भी चलेगा, लेकिन आपके जो मार्कशीट्स हैं वो 22 दिसंबर 2018 तक रिजल्ट में आ जाने चाहिए। जो ऐसे कैंडिडेट्स जो 22 दिसंबर 2018 तक सारी योग्यताएं रखते हैं उनको लेटर मिल जाए 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में ऑफलाइन काउंसलिंग करवा के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद जब वो सिग्नेचर कर देंगे, एक्चुअली जब आपको जिला अलॉट हो जाएगा फिर आपको 3 से 6 जाना पड़ेगा जो आपको जिला मिला है। वहाँ पर अपनी एक चैन वाली ले जाइए फाइल, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाइए, 2 पैसे लगाइए, फोटो कॉपी वाली लगाइए, वहाँ जमा करिए, वहाँ अपनी सिग्नेचर करिए, मतलब सिग्नेचर करोगे आपकी अटेंडेंस होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपसे उसी दिन या अगले दिन चॉइस फिलिंग करवा ली जाएगी और आपको लेटर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, लेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। कुछ लोग पूछ रहे थे सर करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ेगी, मेडिकल की कब ज़रूरत पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको बीएसए साहब अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, फिर जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग बिना करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाए और बिना हेल्थ सर्टिफिकेट मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए नहीं होगी। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म संशोधन के लिए मिलेगा या नहीं। एक्चुअली पिछली बार 68,500 में कुछ लोगों के मार्क्स गलत भर गए थे, लेकिन वो कट ऑफ में लाई कर रहे थे और उसमें तो 27,000 खाली भी रह गई थी, तो उनको माननीय हाई कोर्ट ने संदर्भ में आदेश दिया और उन लोगों की बाद में सबकी ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा, अभी तो आपका इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो अभी तो भैया जो कट ऑफ बनेगा वो आप लोगों के गलत डाटा का भी बनेगा, है ना, तो उसमें आप लोग समझ सकते हो। तो बाद में आप अगर उसमें लाई करोगे तो बाद में आपके विचार किया जाएगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। अच्छा, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और लोग पूछ रहे थे उनको मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर 69,000 वैकेंसी का स्टेट मेरिट निकलेगा क्या। हाँ, मैं आप लोगों से फिर बताऊँगा 69,000 वैकेंसी का ही मेरिट निकलेगा कैटेगरी वाइज। 69,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। अब एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं 68,500 के लोग बड़ी दुविधा में हैं, घर से बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी काउंसलिंग ना कराएं क्योंकि उनकी एनओसी तो कैंसिल कर दी, वो तो केवल भर्ती के लिए दी थी, लिखित परीक्षा के लिए दी थी। अब उनको बाकायदा एनओसी लेनी पड़ेगी और आप लोगों को पता है एनओसी के लिए सोर्सेस से मुझे पता चला एनओसी के लिए साफ मना कर दिया गया है। बीएसए साहब बोल रहे हैं एफिडेविट में ये लिखवा के लाओ कि हम अब भविष्य में प्राइमरी की नौकरी नहीं करेंगे। तो 68,500 के लोग मालूम क्या करेंगे, वो इसमें फॉर्म भरेंगे और वो काउंसलिंग कराने जाएंगे नहीं। कंप्यूटर को क्या पता कि तुम अपनी काउंसलिंग कराने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आपको जितनी भी सीट्स होंगी ना वो उसमें भरे गए 69,000 कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज मतलब कट ऑफ उसमें मेंशन हो जाएगी। मतलब इसमें जो फॉर्म भरेंगे इसमें कई इतने हरामी लड़के होंगे जो 68,500 में नौकरी कर रहे हैं, टीचर्स होंगे, वो भी इसमें भर देंगे। तो वो मालूम क्या करेंगे, वो फिर जाएंगे काउंसलिंग नहीं कराने। जब काउंसलिंग नहीं कराने जाएंगे, अब मान लो सबने फॉर्म भर दिया, कंप्यूटर ने डाटा कलेक्ट किया, टॉप 69,000 लोगों को उठा लिया कैटेगरी वाइज। मतलब आप लोग जब 26 तक जो डाटा भर देंगे फिर ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा, तो उसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर 69,000 लोगों को फिल्टर कर देगा कैटेगरी वाइज, अपनी अपनी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में। जब ऑनलाइन डाटा प्रोसेस होगा तो उसमें 68,500 की भी कई सारे लोग होंगे, तो वो खिसिया कर क्या करेंगे, वो भर देंगे। अब कंप्यूटर को तो पता नहीं है ये काउंसलिंग कराने आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग जब काउंसलिंग कराने नहीं जाएंगे, किसी ज़िले में 500 लोग बुलाए गए, अब 500 लोगों में पहुंचेंगे केवल 450, क्योंकि कट ऑफ में 75 ज़िले भरवाए जा रहे हैं, तो सबको क्लियर पता होगा कि किसे किस ज़िले में जाके काउंसलिंग करवानी है। तो जब इन लोगों में ऐसा होगा ना, तो फिर किसी में 500 हैं, वहाँ पहुँचेंगे 450 लोग, तो 50 सीट्स जाएंगी खाली। तो अब आप ये समझ लो 68,500 वाले आपका ये खेल खराब करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप लोग समझदार हो। जो लोग ये पूछ रहे थे सर सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट काउंसलिंग आएगी स्टेट मेरिट की, उसमें केवल 69,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा।
ओके, मैं फिर अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो संशोधित शासनादेश आया है इसमें सभी ऐसे लोग पूरी तरह से वैलिड हैं जिन्होंने सारी अर्हताएं 22 दिसंबर 2018 तक प्राप्त कर ली थी। तो इसका जो कंक्लूजन हुआ वो यही हुआ, 22 दिसंबर 2018 तक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताएं पूरी कर ली थी वो इस भर्ती में वैलिड हैं। 22 दिसंबर 2018 के बाद पास करने वाले बीटीसी 4 सेमेस्टर के बैक अभ्यर्थी और बीएड एपरिंग वाले मतलब लीगल ही नहीं है भर्ती में प्रोसेस करने के लिए। तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो एक नज़ीर बन जाता है, जो उन्होंने फाइनल कर दिया वो कर दिया। और उन्होंने ये जो फाइनल किया वो ये है कि जिस शासनादेश में कट ऑफ डेट मेंशन नहीं होती है तो उस शासनादेश में जब कट ऑफ डेट मेंशन नहीं की जाती है तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उसको ही अर्हता तिथि मान लिया जाता है। तो आपकी जो फॉर्म भरने की अर्हता तिथि अंतिम वो थी 22 दिसंबर 2018 है। तो 22 दिसंबर 2018 वाली वैलिड हो गए, तो 22 दिसंबर 2018 के बाद वाले क्या हो गए, इनवैलिड।